हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज देखो मैं वापस आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। आज की जो कहानी हम लोग सुनने वाले हैं, ये कहानी गोडल शहर की है। ये ज़्यादा तो मुझे इस कहानी में बताया नहीं गया कि ये गोडल शहर कहाँ पड़ता है, मगर ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डाले देन यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल गेट नोटिफाइड। और गाइस, छोटा सा प्रमोशन और कि हम हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अगर आप शौकीन लोगों में से हैं जिन्हें हर दिन कहानी सुनने का मन करता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर दिन डरने के लिए। तो दोस्तों, हम अब ये कहानी अंत के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के सब लोग हेडफोन लगा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। गोडल शहर में मकान में स्थायी हुए अंत पेशे से शिक्षक थे। अंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर थे। स्कूल में पढ़ाने वाले सारे बच्चे उनसे बहुत खुश रहते थे। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर भी ट्यूशन देते थे और मन लगाकर उनको पढ़ाते थे। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वह कुंवारे थे तब उनके अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक से उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुला और इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ, क्योंकि उस शाम वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे। तो फिर वो दरवाज़ा कैसे खुला, ये सोच सोच के अंत काफ़ी डर रहे थे। ये बहुत डरा देने वाला वाक्य था। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी पर आकर बैठ गए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से आनंद बुरी तरीके से डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरीके से कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे अंत कांपते हुए वो अजीब नज़ारा अपनी नज़रों से देखते रहे, क्योंकि लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी अचानक से अलमारी से गाढ़ा काला धुआं आने लगा, बाहर आने लगा और उसे देखकर अंत और घबरा गए कि ऐसा धुआं कैसे, ना आग लगी ना कुछ, कैसे इतना धुआं, वो भी अलमारी से। अपने आप में ही बहुत डरा देने वाला वाक्य था। ये सब पैरालौकिक घटनाएं देखकर अंत की चीख निकल गई। अंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बात अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए हिम्मत करके। उन सबको डर लग रहा था, मगर उन सबके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल था कि भूत वूत थोड़ी ना होते हैं यार, तुझे क्या पता ज़्यादा स्ट्रेस से हो रहा हो। और उन सब ने वहाँ जो देखा
वो देख के वो सब डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि लिए वहाँ पे जो उन्होंने देखा वो आम बात नहीं थी। कमरे में जो कमरे की छत थी, कमरे की छत पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे, अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। ये कोई कैसे कर सकता है जबकि हवा भी नहीं चल रही थी, और इतनी हवा कभी भी नहीं चलती कि अलमारी में से सारा सामान नीचे गिर के बिखर जाए। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। उससे लोग और ज़्यादा डर पड़े। मतलब ये सब होते ही लोग वैसे ही शौक में थे, और तभी वो लोग कुछ सोच ही रहे थे कि बस उनके सोचने से पहले ही अलमारी भी धड़ाम से नीचे गिरी। वो और भी डर गए कि अलमारी कैसे गिरी। अंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव को महसूस कर रहे थे और उससे घबरा गए थे और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से सब, और वापस कभी मत आना। पर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़कर देखने की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अंत बुरी तरीके से बीमार हो गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास चले गए। जब वो गौडल वापस आए, यानी जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे जब वो वापस आए तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। क्या थी उस खौफनाक घटना की वजह? मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ था। हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसी अलमारी के दरवाजे के पीछे उसको बंद कर दिया था, या कहें छिपा दिया था। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, मगर अंतरांजनाथ के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद उसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो चुकी थी और कई और ये खौफनाक घटनाएं होती रही। मगर उसके बाद मैंने वो अलमारी और वो घर और वो मोहल्ला कभी नहीं देखा, क्योंकि लिए मैंने उन सब को पीछे छोड़ दिया और वो किस्सा आज तक मेरे दिमाग में एक खुली किताब की तरह है। और आज भी जब मुझे कोई पूछता है कि क्या भूत होते हैं, तो मैं एक ही सवाल का जवाब देता हूँ कि हाँ, भूत होते हैं और वो बुलाने पर आते हैं, और एक बार आ जाए तो उन्हें भेजना बहुत ही मुश्किल होता है। और मेरे केस में तो मैंने अनजाने तरीके से उन्हें बुलाया था। तो दोस्तों, यहीं तक थी कहानी। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको मेरी कहानी सुन के डर लगा हो और मज़ा आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि हम भी बाकी चैनलों की तरह बड़ा चैनल बन पाए। और दोस्तों, इस समय मुझे आप लोगों के बहुत प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा। मैं आपके लिए लंबी लंबी स्टोरीज़ भी लाऊंगा, मगर बस आप मुझे एक बार कमेंट पे बता दीजिए कि आपको चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, चलता हूँ, फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? देखो, फिर से मैं लौट आया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। आज की जो कहानी है, ये कहानी थोड़ी अलग है।
इस कहानी की शुरुआत मैं थोड़ी अलग तरीके से करना चाहूँ, तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करिएगा और इस कहानी का मज़ा लीजिएगा। उससे पहले एक छोटी सी बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में वो नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें देन यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल गेट नोटिफाइड। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात जब भूत प्रेत चुड़ैल या फिर किसी शैतानी ताकत की हो तो हर कोई उसे सुनना चाहता है, मगर अकेले में रूहानी ताकतों से सामना हो जाए तो किसी का भी दम निकल जाता है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आदर्श शक्तियाँ के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। कोई आत्मा बुरी होती है तो कोई अच्छी। मरने के बाद ही पता चलता है कि कौन इंसान किस योगी है। ये कहानी एक लड़के की है, वो जो बहुत मासूम था, जो चुड़ैलों के बीच में फंस जाता है और धीरे धीरे मरने लगता है, धीरे धीरे मरने लगता है। वो लड़का कुश्ती में बहुत माहिर था। दूर गांव तक कुश्ती लड़ने के लिए जाया करता था वो लड़का। उसे अपने कुश्ती और शक्ति पर बहुत घमंड था। उसके घर से सिर्फ उसके पिता ही जीवित थे, माँ चल बसी थी। एक रात अचानक उसके पिता की तबीयत खराब होने लगी। वो घर में अकेला था। तभी उसकी अपने पिता की हालत देख के उससे रहा नहीं गया। लड़का सोचा कि मुझे किसी तरह डॉक्टर बुलानी पड़ेगी, पर आधी रात का समय था और इस समय डॉक्टर मिलना नामुमकिन था। वो करे तो करे क्या। डॉक्टर का घर उसके गांव से बहुत दूर था। डॉक्टर का घर उसके घर से काफ़ी दूर था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उसे जंगल पार कर के उस दूसरे गांव वो सोच में पड़ गया कि अब करे तो करे क्या, कि अभी डॉक्टर को बुलाया जाए या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अकेले ही जाने का फैसला किया। डॉक्टर के गांव जाने का सिर्फ एक जंगल वाला ही रास्ता था। वो अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा। कुछ देर पैदल चलने के बाद जब जंगल शुरू हुआ तो वो दौड़ने लगा। बीच जंगल में पहुंचा तो देखता है कि एक औरत रास्ते के बीच खड़ी थी। लड़का सोच की ओर झुक गया। लड़का सोचा कि इसके बगल से दौड़कर पार कर जाऊंगा। जैसे ही रास्ते के किनारे से दौड़कर वो पार होने लगा कि वो औरत पीछे से आवाज़ लगाई और बोली कि ए लड़के रुक जा। तो वो लड़का रुक गया। फिर चुड़ैल बोली कि इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है। वो लड़का बोला कि मेरे पिता की तबीयत बहुत ख़राब है तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मुझे टेंशन हो रही है बहुत, पता नहीं क्या होगा आगे। चुड़ैल बोली कि तू मेरा एक काम कर देगा तो तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक हो जाएगी। वो लड़का जान चुका था कि रास्ते में खड़ी औरत कोई आम औरत नहीं थी, ये ज़रूर कोई चुड़ैल होगी। वो लड़का बोला कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। लड़का वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा, पर जैसे ही कुछ दूर गया तो उसने देखा कि रास्ते में 6 और चुड़ैल खड़ी थी। लड़का बहुत डर गया और वहाँ से भागने का फैसला किया। जैसे ही वहाँ से भागना चाहा तो 6 चुड़ैल
दौड़कर उससे पकड़ ली और बोली कि तुम्हें मेरी बड़ी बहन रोकी थी ना, तुम रुके क्यों नहीं। सभी चुड़ैलों ने उस लड़के को खींचना शुरू किया और खींचते हुए जंगल के अंदर ले गए। वो रोने लगा और खुद को छोड़ देने के लिए उन सभी से मिन्नतें करने लगा। सभी चुड़ैल बोली कि पहले मेरी बड़ी बहन के पास चलो, वो ही फैसला करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। वो लड़का चीखता रहा और चुड़ैल उस चीखते हुए इंसान की चीख सुनती रही और जंगल के अंदर ले गई। और वो देखता है कि बड़ी वाली चुड़ैल पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उसकी बड़ी बहन से मिन्नतें करने लगा और बोला कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो उसकी बड़ी बहन बोली कि मैं तुझे मार कर अपने में मिला लूँगी। लड़का खुद को ना मारने का बहुत मिन्नत करने लगा उस चुड़ैल से। अंत में चुड़ैल बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगी, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है जो तुम्हारे बगल में है, उस पेड़ पर एक झूला लटका है। तुम्हें हम सबको बारी बारी उस झूले पर झुलाना पड़ेगा। वो लड़का राज़ी हो गया। वो लड़का बहुत सोच विचार करके उसने सोचा कि कितना अजीब सा है ये वाक्य। वो लड़का काफ़ी सोच विचार में पड़ गया। उसने सोचा कि यार ये कैसा सौदा है, अजीब सा है, झूला झुलाना है, सोच कर ही अजीब सा लगता है यार। मगर उस समय उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। चुड़ैल बोली कि अगर ये बात किसी से बताई तो हम सभी मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। वो लड़का नहीं बताने का वादा करता है। चुड़ैलों को झूला झुलाकर वापस अपने घर चला आता है। जब घर पहुंचता है तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटे तुम डॉक्टर के पास गए थे ना। तो वो लड़का बोलता है कि रास्ते में जंगल होने के कारण मैं नहीं जा पाया। उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, कल सुबह जाके डॉक्टर साहब को बुला आना। जब सुबह हुआ तो वो लड़का उसी जंगल के रास्ते से होकर डॉक्टर साहब के की घर की तरफ चल दिया। उसने देखा कि वो रास्ता बिल्कुल सुनसान है, कहीं भी चुड़ैल का नामो निशान तक नहीं था। रास्ते पे लोगों का आना जाना लगा हुआ था। गाय भैंस चर रही थी और वो उस रास्ते से डरा हुआ था और डॉक्टर साहब को बुला लाया। डॉक्टर साहब उसके घर आकर उसके पिता को चेक किए और कुछ दवाई लिख के दी। वो मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर अपने पिता को दे देता है। पर जैसे जैसे रात होने लगती है उसे डर लगने लगता है। वो सोचा कि आज रात मुझे उन चुड़ैलों को झूला झुलाना है। वो लड़का बहुत डर रहा था कि अगर ये राज की बात किसी को बताऊंगा तो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। मैं करूं तो करूं क्या? अगर ये बात मैं किसी को भी बताऊंगा तो चुड़ैल मुझे छोड़ेगी नहीं और मैं इस काम से भाग नहीं सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है। उनसे मैंने वादा किया है और उनसे मैंने वादा जो किया है उसे अगर मैं तोड़ूंगा तो शायद मैं और मेरे पिताजी हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। जब आधी रात हुई तो वो लड़का डरता डरता जंगल की तरफ चल दिया। वो देखता है कि सातों चुड़ैल उसका इंतज़ार कर रही थी। चुड़ैल बोली कि अगर तुम नहीं आते तो हम सभी तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे घर चले आते। सातों चुड़ैल उसे पकड़कर उससे मजाक करने लगी, जैसे कि सहेलियां नहीं करती अपने दोस्तों के साथ, छेड़ती हैं।
वैसे ही वो उसे छेड़ रही थी और फिर जंगल के बीच उस पेड़ के पास ले गई जहाँ पर झूला लगा हुआ था। चुड़ैल उससे मजाक करती और बीच बीच में हंसती। वो लड़का सातों चुड़ैल को पारी पारी झूला झुलाने लगा। ऐसे ही सिलसिला चलने लगा। वो लड़का रोज़ रात उन चुड़ैलों को झूला झुलाने चला जाता और झूला झुला कर वापस अपने घर पर आ जाता। वो सभी चुड़ैल और वो चुड़ैल उसी झूला झुलाने के बहाने से रोज़ उस लड़के का चुपचाप खून चूस लेती थी और उस लड़के को यह आभास भी नहीं था। वो लड़का बेचारा मासूम, उसको कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक रात उसने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया यार, अब कब तक करूँगा, पागल हूँ क्या मैं। और ये सब सिलसिला आज ही ख़त्म हुआ। वो डर भी रहा था और किसी तरीके से खुद को अपने बस में कर के अपने बिस्तर पर सो गया। पर आधी रात के बाद उससे लड़के के घर की खिड़की खटखटाने की आवाज़ आने लगी। तो लड़का समझ गया कि चुड़ैल सभी उसके घर तक आ गई है। वो खिड़की नहीं खोलने का फैसला करता है, पर खिड़की के बाहर से आवाज़ आती है, लड़के तुम खिड़की खोलते हो कि नहीं, वरना हम सब अंदर आ जाएंगे। लड़का बहुत डर गया था बेचारा, कर भी कह सकता था यार। चुड़ैल बोलती है कि अगर तुम खिड़की नहीं खोलते हो तो हम तुम्हारे घर के अंदर आके सबको मार डालेंगे। लड़का डर से खिड़की खोल देता है। सातों चुड़ैल खिड़की के बाहर खड़ी हुई थी। चुड़ैल बोलती है कि चलो अब हमें झूला झुलाओ। अब एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया था जिसे रोकना नामुमकिन था, जो कि थम ही नहीं रहा था। लड़का जब नहीं जाता तो चुड़ैल उसके घर चली आती। लगभग 1 महीने का समय बीत गया। वो लड़का धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गया। जो लड़का पहले पहलवानी में तेज था अब बहुत कमज़ोर पड़ गया था। उसका शरीर इतना सूख चुका था, जो कि पहले इतना तगड़ा था, वो अब सूख चुका था, मानो उसे कोई बीमारी हो चुकी थी। वो लड़का बहुत दुबला पतला हो गया था। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त उससे पूछने लगे थे कि तुम्हें क्या हुआ यार, तुम इतने पतले कैसे हो गए यार, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं क्या ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सके। तो वो गोल मटोल जवाब देकर उनसे बचने लगा। उसकी हालत देखकर उसके पिता भी उससे पूछते थे कि बेटा क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। या फिर तुम्हें कोई अंदरूनी बीमारी है, डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवा लो। उस लड़की के पिता को भी बहुत चिंता सताने लगी थी उस बेचारे मासूम अपने बेटे के लिए। एक दिन उसे बहुत दबाव देकर पूछा कि बेटा हुआ क्या है, कुछ तो हुआ हो, तुम्हें कोई बीमारी है तो तुम उसका इलाज क्यों नहीं करते, अगर कोई और बात है तो मुझे बताओ। उस लड़की के पिता उसे बहुत डांटने लगे। तब जाकर उसने सोचा कि अगर बता दूंगा तो मर जाऊंगा और अगर नहीं बताऊंगा तो धीरे धीरे मर जाऊंगा। तो ये सोचते हुए उसने सोचा कि नहीं यार, अब बता ही देता हूँ। चाहे उसने सभी बातें अपने पापा को बताई। उसने सभी बातें अपने पिताजी को बताने का फैसला किया। उसके साथ शुरू से अब तक की सारी घटना उसने अपने पिताजी को बता दी। उसके पिताजी को जब पूरी हकीकत का पता चला तो वो बहुत चिंतित हो गए थे। अब सोचने लगे कि मुझे किसी भी तरह से अपने बेटे को चुड़ैल से बचाना है। वो अपने बेटे से बोला कि
ये सोचते हुए वो अपने बेटे से बोला कि चुड़ैल तुम्हें जैसा भी बोल रही है ना, तुम्हें वैसा करना होगा। अभी कुछ मत सोचो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। अब उसके पिता को चिंता सताने लगी थी कि उसके पिता को सारी हकीकत पता थी। एक रात उन्हें भी पता चल गया कि सच में चुड़ैल मेरे बेटे को बुलाने आती है। उसके पिता चुड़ैलों से मुक्ति दिलाने का उपाय सोचने लगे। उन्हें पता चला कि दूर गांव में एक साधु बाबा रहते हैं। वो तंत्र मंत्र में बहुत विद्वान है। उन्हें पता था कि उनका कोई भी इलाज कर सकता है तो सिर्फ वही बाबा है। बिना समय गवाए उसके पिता उस साधु बाबा के पास पहुंच गए। उन्हें बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो कभी भी ऐसे साधु लोगों के पास नहीं गए थे और उन्होंने काफ़ी सुना था कि कई साधु बहुत बुरे भी होते हैं और बुरा से बुरा कर सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे की सभी बातों को उस साधु को बताया। वो साधु बाबा बोला कि ठीक है, मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। दिन रहते साधु बाबा उसके घर पहुंच गए। उसने उस लड़के से मुलाकात की और सारी हकीकत जानने की कोशिश की। वो भी सभी हकीकत जानकर हैरान थे। साधु बाबा ने तभी अपने पोटली में हाथ डाला और एक चीज़ बाहर निकाली, उसे अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप करने लगे और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे और उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। उस लड़के का हाथ पकड़ के उन्होंने एक ही बात बोली कि ये सिद्ध किया हुआ दाना है, इसे अपने पास रख लो। आज रात तुम उन चुड़ैलों के पास मत जाना, चुड़ैल खुद तुम्हारे पास आएंगी। मौका देख के ये दाना उनके ऊपर फेंक देना और फेंक कर तुरंत ही पलट जाना। साधु बाबा पिता और बेटे को आशीर्वाद देते हुए घर से बाहर निकले और कहा कि तुम्हारा परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस समय पिता और बेटे दोनों इतना खुश थे कि पूछो मत। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। साधु बाबा अपने आश्रम चले गए। दिन ढल गया और रात शुरू हो गई। जैसे जैसे रात घनी होती गई, पिता और बेटे के दिल की धड़कन भी बढ़ती गई। आधी रात हो चुकी थी। लड़का अपने बिस्तर पर बैठा सोच रहा था और बैठकर वो उन चुड़ैलों के आने का इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर भी हो चुकी थी। तभी खिड़की से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। लड़का समझ गया कि ये चुड़ैल सभी आ चुकी है। वो डरते हुए जाता है और वो खिड़की खोल देता है। खिड़की खोलते ही देखता है कि सातों चुड़ैल खिड़की के उस पार खड़ी है। बड़ी वाली चुड़ैल अब सबसे आगे खड़ी थी। चुड़ैल बोली कि हमें झूला झुलाने चलो, हमें झूला झूलना है, नहीं तो हम सभी मिलकर तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। लड़का बहुत डर गया। उसके साथ उसके एक हाथ में बाबा का दिया हुआ दाना था और सामने वो चुड़ैल। उस लड़के को बाबा की बातें याद आने लगी। उसने तुरंत अपने हाथ के सभी दाने उन चुड़ैलों के ऊपर फेंक दिए और पलटकर खड़ा हो गया। लड़का डर से कांप रहा था। उसे डर लग रहा था कि आगे क्या होगा। सोच रहा था कि ये चुड़ैल कहीं मुझे मार ना दे। दाना पड़ते ही वो सभी चुड़ैल छटपटाने लगी। उस लड़के से खुद को बचाने की मिन्नतें करने लगी, मगर उस लड़के को बार बार उस साधु का कहा हुआ वो बात याद आ रहा था। सारी रात वो लड़का वहीं पर पलट कर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो उसके पिता दरवाज़ा खटखटाने लगे।
जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि सुबह हो चुकी है तो ही उसने दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि सुबह की रोशनी खिड़की से होते हुए उसके कमरे के अंदर आ रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ खामोशी थी, वहाँ कोई भी नहीं था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसको ऐसा लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई मुसीबतें नहीं हैं। पिता को भी यकीन हो गया था कि अब से वो चुड़ैल नहीं आएगी। उस दिन के बाद कोई भी चुड़ैल कभी भी उस दिन के बाद कभी भी कोई भी चुड़ैल उसे नहीं दिखी। उस दिन के बाद उन दोनों ने ये चीज़ ठान ली कि अब वो कभी भी उस जंगल से होकर नहीं जाएंगे। मगर उस लड़के के अंदर से वो जो डर था, जो उन चुड़ैलों का था, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो जब भी खिड़की को देखता तो डर जाता है, और जब भी उसे उस जंगल में जाने का मौका मिलता है तो उसे वो सारी बातें याद आती हैं। मगर उसे अंदर ही अंदर पता है कि अब वो जंगल वैसा नहीं रहा, मगर उसे डर तो लगता ही है। तो दोस्तों, यहीं तक थी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और मेरी कहानी सुन के आपको डर लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें देन यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल गेट नोटिफाइड। तो तब तक के लिए चलता हूँ, फिर लौटूंगा एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। आज की जो कहानी है, ये कहानी हमें अमित जी ने भेजी। मेरा नाम अमित है और मैं आप सबको एक आंखों देखा किस्सा सुनाना जा रहा हूँ। ये बात करीबन आज से 8 या 9 साल पुरानी है। उस समय हम क्रावल नगर में रहते थे, जो कि दिल्ली में है। कुछ दिन से हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल के घूमने की अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोगों को कहना था कि उन्होंने एक डरावनी औरत को रात के समय घूमते हुए देखा है। वह कभी घरों की छतों पर तो कभी गलियों में घूमती हुई दिखाई देती थी। इस वजह से लोगों ने छत पर सोना बंद कर दिया था। अंधेरे की वजह से लोगों को डर और लगने लगा था। अंधेरा होते ही गलियों में सन्नाहट छा जाता था। अंधेरे होते ही सब लोगों के चेहरे पे एक डर सा आ जाता था। एक दिन मोहल्ले के लोगों ने रात भर पहरा भी दिया, मगर कोई नहीं आया। मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं था। मैं उसका मजाक उड़ाता था। मेरा मानना था कि ये लोगों का वहम है, या तो कोई इंसान उन्हें डरा रहा है। एक रात घर की लाइट गई हुई थी। सभी लोग अंदर गर्मी में सोए हुए थे। चुड़ैल के डर से कोई छत पर भी जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबको इतना डर लग रहा था कि पूछो मत। पता नहीं, अभी भी उनका चेहरा मुझे अभी भी याद आता है तो एकदम डर सा लग जाता है। मुझे ऊपर जाने की मनाही थी, मगर जब गर्मी सहन नहीं हुई मुझसे, तब मैंने मजबूरी में आके ऊपर जाने का इरादा बना ही लिया था। मैं अपना बिस्तर उठाकर छत पर चला गया और छत पर पहुंचकर मैंने देखा कि एक औरत छत की मुंडेर पर बैठी थी। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था जिसे वह खा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। केवल उसके जानवरों जैसे हाथ दिखाई दे रहे थे। ये सब
देखते ही मेरा हालत खराब हो गया। मैं अपना बिस्तर वहीं छोड़कर नीचे भाग गया और दरवाज़ा अच्छी तरीके से बंद कर दिया। उस दिन से मुझे भी चुड़ैल वाली बात पर यकीन हो गया। अगले कुछ दिनों तक चुड़ैल दिखे जाने की घटनाएं होती रही, पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल दिखना बंद हो गया। लोगों का डर भी ख़त्म होने लगा। मगर मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। लोग कहते हैं कि समय के साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे वैसे उसका डर भी ख़त्म होता गया, और बाद में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो कुछ भी नहीं था यार, ऐसे ही तो कुछ लोग अफवाह फैलाते रहते हैं। मगर उस बात पे मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि उन लोगों के बीच में मैं भी हूँ। मैं असलियत जानता हूँ। मैं आज तक नहीं भुला पाता कि वो चीज़ क्या थी। वो चीज़ जो बैठकर ऐसे खा रही थी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इंसान, और इतनी रात को कोई मेरी छत पे कैसे आ सकता था। यहीं तक थी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और मेरी कहानी सुन के आपको डर लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें देन यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल गेट नोटिफाइड। तो बिना किसी देरी के आपसे अलविदा लेते हैं और फिर लौटूंगा एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया था और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गया हुआ था। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहन अच्छी दोस्त थी। घर लौटते समय काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी हमें। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दिया तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर जब हमने रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल है, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग का होटल था। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सुनकर और ना ही सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता था और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्होंने नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं कितने साल से बंद हो, जैसे कि बरसों से यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गया था, क्योंकि उसकी बहन को थोड़ी थकान हो रही थी और सर में भी काफ़ी दर्द था। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही वो रूम में आया तो देखा कि
उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा कि नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बात कर रही है, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी यार, इतनी रात को वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। तो उसने सिर्फ सिर हिलाया और मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबराता गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने के लिए कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए थे और नीलेश सोफे पर सो गया था। सुबह जब क्लीनर कमरे की तरफ सफाई करने के लिए आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो चुकी थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर बाद में होश आ गया था। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी, जो उससे बोल रही थी कि तूने मुझे मार दिया है, तूने मेरी जान ले ली है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो गायब हो गई। लेकिन नीलिमा काफ़ी बुरी तरीके से डर चुकी थी। लेकिन नीलिमा अब नीलेश ने सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो रात को देखा कि नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी, कुछ बातें कर रही थी, ना जाने किससे। मुझे सिर्फ वो दिखाई दे रही थी और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा। तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता, लेकिन मैनेजर ने पैसे के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बात नीलेश को समझ में आ गई थी। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया था और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो दोस्तों, यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुन के डर लगा हो और ये कहानी सुन के आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम हर दिन ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ लाते रहते हैं और फिर लौटेंगे एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक